हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करने वाले हैं, साथ में इसके हार्ड वर्ड्स को भी देखेंगे और जो पैराग्राफ से मीनिंग निकल करके आएगा उसको भी हम समझते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में लिखा क्या हुआ है। तो दोस्तों, इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें यह लिखा हुआ है, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी और जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इतने विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ कि अंग्रेज जो आए थे यहाँ पे व्यापार करने, वो एक दिन इतने विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठते हैं। तो ये कैसे होता है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में उसी का पूरा कहानी दिया गया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक इसमें है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ठीक है, पूर्व में मतलब पूरब में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना भारत में। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है, ये यूरोप वाला इलाका है। ठीक है, ये यूरोप वाला इलाका है। ब्रिटेन, पुर्तगाल सब यहीं पे है। यहाँ से क्या होता है कि ये लोग घूम करके आते हैं यहाँ भारत में। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले 1600 में 1600 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की कंपनी थी, वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इजाजतनामा हासिल करते हैं कि पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार उन्हें मिले। ठीक है, मतलब उनके अलावा पूरब से कोई व्यापार नहीं कर सकता है ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है, जो कि भारत आकर व्यापार करती है। उसके अलावा ब्रिटेन से और कोई दूसरी कंपनी पूरब से व्यापार नहीं कर सकती है। तो ये इजाजतनामा जो था, जो एलिजाबेथ प्रथम महारानी से लिया गया था, वो यही था कि सिर्फ ब्रिटेन से एक ही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो पूरब से व्यापार करेगी और कोई भी व्यापार नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की बात थी, जबकि वहाँ यूरोप में और भी कई देश थे। तो आगे जानेंगे कि और देश जो थे वे लोग क्या कर रहे थे उस समय में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इन्हें इजाजतनामा मिल गया था 1600 में। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती, मतलब कोई और आ ही नहीं सकता इधर। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही अपना मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। ठीक है, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। ठीक है, ये तो सिर्फ ब्रिटेन की बात थी, और भी कई देश थे यूरोप में, उनको तो नहीं रोक सकता था।
जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे और पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आने लगे थे। ठीक है, समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक ही जैसी चीजें खरीदना चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, हम पेन चेंज कर लेते हैं, रेड पेन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे सिर्फ यूरोप तो नहीं है। हाँ, ये पेन ले लेते हैं, रेड पेन। यहाँ पे सिर्फ यूरोप में सिर्फ ब्रिटेन तो नहीं है, और भी कई देश हैं, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रेंच, इटली, पोलैंड, जर्मनी, ये सब बहुत सारा देश है। ठीक है, लेकिन इसमें से पुर्तगाल, स्पेन, फ्रेंच, इनकी बात हम करेंगे। ठीक है, यहाँ जब ये लोग जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ से आ रही थी, ठीक है, ये केप ऑफ गुड होप है अफ्रीका का, ये लास्ट वाला साउथ में। ठीक है, तो यहाँ से जब ये लोग इसको टच करके इधर भारत की ओर आते, तब तक इससे पहले ही पुर्तगाली जो थे वो यहाँ से घूमकर भारत में आ चुके थे और गोवा को अपना ठिकाना बना चुका था। ठीक है, और इसके कुछ समय बाद 17वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि फ्रांसीसी व्यापारी भी व्यापार की संभावनाएं ढूंढने यहाँ पे आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो डच भी हिंद महासागर, पहले डच आते हैं 17वीं शताब्दी की शुरुआत में। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए, समस्या यह थी कि सभी कंपनियां एक ही जैसी चीजें खरीदना चाहते थे भारत से, और यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। ठीक है, अब बहुत सारी कंपनियां हो गई भारत में व्यापार करने के लिए, और सभी कंपनियां एक ही जैसी चीजें खरीदना चाहती थी। तो रास्ता एक ही था कि सस्ती चीजें तभी मिल सकती है जब प्रतिस्पर्धा को कम किया जाए, मतलब जो कंपनियां हैं उनके व्यापार को डुबो दिया जाए या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए एक दूसरी कंपनियों को। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हुआ वो देखिए। बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाई की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती या फिर रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज को आगे बढ़ने से रोक देती। ठीक है, तो उस समय में इस तरह की चीजें भी सामने आई जब यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आ रही थी। ठीक है, शुरुआती फेज जो था, यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अब किलेबंदी की भी आवश्यकता पड़ने लगी। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। अब ये लोग जब किलेबंदी करने लगे अपने व्यापारिक स्थान को, ठीक है, तो फिर अपनी बस्तियों को किलेबंद करने लगे, तो फिर स्थानीय शासकों से इनका टकराव होने लगा। वे लोग किलेबंदी जब ये लोग कर रहे थे तो उसके खिलाफ थे स्थानीय शासक जो थे उस समय के भारत में। ठीक है, तो इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। उसके बाद ये कंपनी जो है वो राजनीति में भी उतर जाती है। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। अब ये लोग आ रहे थे तो आते समय क्या मुसीबतें आई, क्या मुश्किलें आई और उसको किस तरह से सॉल्व किया गया, ये हमने देखा। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल में व्यापार शुरू कर लेती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। तो इसको हम ग्रीन कलर से मार्क कर लेंगे कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और याद करना इसे जरूरी है। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे और इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। ठीक है, तो वेयर हाउस किसको कहा जाता है? जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, 1696 तक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली और इनमें से एक गांव था कालीकता, जो बाद में कलकत्ता बना और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। ठीक है, 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली रिश्वत देकर स्थानीय शासकों को। ठीक है, लेकिन मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद लेते हैं। ठीक है, और इनमें से एक गांव कौन था? कालीकाता था जो कि कलकत्ता बना और इसे अब हम लोग कोलकाता कहते हैं। ठीक है, कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। ठीक है, फरमान क्या होता है? तो फरमान एक शाही आदेश होता है। ठीक है, तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। तो शुल्क मुक्त व्यापार का फरमान जारी करने के लिए ये लोग सम्राट औरंगजेब को मना लेते हैं। शुल्क मुक्त व्यापार मतलब टैक्स फ्री व्यापार का इनको फरमान जारी कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। अब क्या है कि अब ये लोग ज्यादा फायदा उठाने लगते हैं। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, लेकिन कंपनी के अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, उन्हें यह छूट नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल के राजस्व वसूली में बहुत कमी हो गई। ठीक है, ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों नहीं करते? ठीक है, फरमान जारी कर दिया औरंगजेब ने, तो ये भी हम मान के चल रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। टैक्स फ्री ये लोग व्यापार कर सकते थे। लेकिन कंपनी के जो निजी अधिकारी थे, जो निजी तौर से व्यापार चलाते थे, वे भी टैक्स देने से इनकार करने लगे। ठीक है, तो इससे बंगाल की राजस्व वसूली बहुत ज्यादा कम हो गई। ठीक है, तो ये जो कारण था, इसी कारण से नवाब मुर्शिद कुली खान जो कि बंगाल के नवाब थे उस समय में, वो इसका विरोध करने लगे। ठीक है, तो ये निजी तौर से जो व्यापार चलाते थे, इसका मतलब ये है जैसे कोई एक सेंट्रल हॉस्पिटल है, उसमें कोई डॉक्टर है, तो उनको टैक्स फ्री व्यापार का अधिकार है, मतलब वहां से उस हॉस्पिटल से टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर वो डॉक्टर जो है अपना खुद का क्लिनिक कहीं पे चलाता है, तो उस क्लिनिक से टैक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, उस क्लिनिक को टैक्स देना पड़ेगा। उस क्लिनिक को टैक्स फ्री होने का जो है फरमान जारी नहीं किया गया है। इस तरह से चीजें हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो डॉक्टर क्लिनिक खोल के जो अपना व्यवसाय चला रहा है, वो भी टैक्स देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी के निजी अफसर थे, जो निजी तौर पर व्यापार चला रहे थे, वो भी बंगाल में टैक्स नहीं दे रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि टैक्स जो है उसका वसूली बहुत कम हो गया बंगाल में। तो इस कारण से जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उसने विरोध कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक व्यापार से युद्धों तक। तो हम जान गए कि किस तरह से असंतोष नवाबों में उभरा। ठीक है, और शासकों और कंपनी के बीच टकराव किन कारणों से हुआ, हमने इससे पहले वाले टॉपिक में देखा। अब हम देखेंगे कि व्यापार जो है वो युद्धों तक कैसे पहुंच गया। ठीक है, तो ये 18वीं शताब्दी की शुरुआत का समय है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत हम किसको बोलेंगे?
से 1700 से 1799 को हम 18वीं शताब्दी कहते हैं। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत कहने का मतलब है 1710 के दशक के लगभग में। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, ये 18वीं शताब्दी की शुरुआत का ही समय है। उसके बाद जो है बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगते हैं, क्योंकि मुगल सत्ता तो अब कमजोर पड़ गई है। ठीक है, औरंगजेब के बाद उस तरह का कोई शक्तिशाली शासक मुगल वंश में होता नहीं है। ठीक है, उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। ठीक है, मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। अब कंपनी को रियायतें ये लोग नहीं देते थे। ठीक है, बोले कि अब हम आप लोगों को ये सारी फैसिलिटीज नहीं देंगे। ठीक है, मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। अब कंपनी से नजराने मांगे जाने लगे। ठीक है, बंगाल के नवाबों द्वारा उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया और उसकी किलेबंदी को बढ़ने से रोक दिया गया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है, और ये सही भी बात थी। ठीक है, और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। ठीक है, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी और गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ठीक है, ये टकराव दिनों दिन गंभीर हो गए और अंततः इन टकरावों की परिणति पलासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। ये टकराव दिनों दिन बढ़ते गए। ठीक है, और इसकी अंतिम परिणति क्या हुआ, पलासी का युद्ध के रूप में हमें देखने को मिलता है, सामने आया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पलासी का युद्ध, इसमें क्या होता है। ठीक है, तो पलासी का युद्ध में हम पढ़ेंगे 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ठीक है, अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है 1756 में और इसके बाद सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब बनते हैं। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था, इसकी ताकत काफी थी, पकड़ थी सत्ता पर। ठीक है, तो फिर इसकी ताकत से कंपनी को काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें दे और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे। ठीक है, किलेबंदी रोके और बकायदा राजस्व भी चुकाए। ठीक है, इस तरह का आदेश सिराजुद्दौला ने दिया कंपनी को। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। ठीक है, नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार भी किया और गोदाम पर ताला डाल दिया। औरंगजेब बोल रहे हैं, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया गया। ठीक है, इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर रुख किया। ठीक है, अब कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। अब कलकत्ता हाथ में से छिन गया कंपनी के। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि मद्रास में थे, इसको मद्रास से भेजा गया युद्ध करने के लिए सेनाओं के साथ। ठीक है,
और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी। और इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। और नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला था वो बंगाल में जो कलकत्ता स्थित कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंपनी थी उस पर ये ताला लगा देता है, आक्रमण कर लेता अपने 30,000 सेना के साथ, ठीक है। और ये जो इसके कई जहाज़ों को भी अपने घेरे में ले लेता है, मतलब कलकत्ता स्थित जो कंपनी थी उसको पूरा कब्जा कर लेता है। तो फिर मद्रास में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वहां से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजा जाता है जो कि नौसैनिक बेड़े की मदद से बंगाल में आता है और कई समय तक सौदेबाजी चलती है सिराजुद्दौला के साथ, ठीक है। लेकिन अंततः 1757 में दोनों के बीच एक युद्ध होता है। लेकिन युद्ध से पहले रॉबर्ट क्लाइव ने जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसको बोला था कि अगर तुम इसका साथ नहीं दोगे, मेरे साथ मिल जाते हो युद्ध में, अगर तुम पीछे हट जाओगे युद्ध स्थल में, तो फिर तुमको सिराजुद्दौला के मरने के बाद तुमको राजा बना दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर मीर जाफर जो है वो यहाँ पे धोखाधड़ी करता है और इसी के धोखाधड़ी के कारण ये जो सिराजुद्दौला है वो रॉबर्ट क्लाइव से पलासी के युद्ध में हार जाता है जो कि 1757 में हुआ था, ठीक है। और इसी पलासी के युद्ध के बाद क्या होता है वो देखिए, ठीक है। पलासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और मीर जाफर नवाब बना दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। इसलिए वे लोग भी जो कठपुतली नवाब थे, कठपुतली नवाब किसको बोलेंगे, जो कंपनी के इशारे पर चलते थे, ठीक है। तो वे भी हमेशा कंपनी का साथ नहीं देने लगे। तो इससे भी कंपनी को जो है उन पर से भी भरोसा उठ गया। तब फिर कंपनी क्या किया वो देखते हैं। तो फिर कंपनी क्या करती है, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगे तो बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में और उसको भी हारना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे और कंपनी अपने सैनिक खर्चे से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए आ, आ, और पैसा चाहती थी, ठीक है। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी और कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हुई, तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे, ठीक है। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई और तब तक क्या हुआ कि कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, ठीक है। और आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया, ठीक है। ये इलाहाबाद की संधि में हुआ जो कि बक्सर के युद्ध के बाद होता है।
दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था और इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी और इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। कंपनी के अफसर जो है वो नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, इसलिए इसके कुछ और भी फायदे थे। ठीक है, कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी और 1743 में जब वह इंग्लैंड गया, इंग्लैंड से मद्रास, मतलब 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। ठीक है, लेकिन 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर जनरल बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत 401 40,01,102 पाउंड के बराबर थी। ठीक है, तो 40,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी थी। ठीक है, सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा तो नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। इनमें बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वह भारत में ठीक ठीक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी दौलत लेकर वापस लौट गए उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नबोब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियतों में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। ठीक है, अब कंपनी का फैलता शासन। ठीक है, अब हम देखेंगे कंपनी का शासन किस तरह से फैलने लगा भारत में। तो दोस्तों यहाँ लिखा है, यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। ठीक है, और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी।
और अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी थी। सहायक संधि जिस भी राज्य में, जिस भी इलाके में थोप देती थी कंपनी, वहां पे उस राज्य को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। वहां कंपनी अपनी सेना देती थी सुरक्षा के लिए। ठीक है, और उस सेना के लिए उस इलाके को, उस राज्य को पेमेंट करना होता था। ठीक है, और अगर वो पैसे नहीं दे पाते थे तो फिर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ठीक है, इस तरह की चीजें भी थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेल्जी गवर्नर जनरल 1798 से 1805 में था, तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। ठीक है, टीपू सुल्तान शेर मैसूर, हम यहाँ पे पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। दोस्तों, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का भी रास्ता अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। ठीक है, हैदर अली, जिसका शासनकाल है 1761 से 1782। ठीक है, हैदर अली और उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, इसका शासनकाल है 1782 से 1799। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात रोक दिया। ठीक है, सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। अब टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। ठीक है, सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। ठीक है, एक हुई 1767 से 1769 तक, एक हुई 1780 से 84, एक हुई 1790 से 92 और एक 1799 में। ठीक है, श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत ही बढ़िया सा खिलौना, ये टीपू सुल्तान का खिलौना शेर है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह टीपू सुल्तान के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है और जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही के भीतर से चीख वाली आवाज निकलती है। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। ठीक है, टीपू सुल्तान की और एक कहानी भी हम यहाँ से देख लेते हैं जो कि यहाँ पे दी गई है। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से ही बनती है। ठीक है, प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता था। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उसके सामने आ गया और उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू सुल्तान ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली और अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा।
और उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे शेर मैसूर इसे क्यों कहा जाता है, ये देखिए। शेर मैसूर किस घटना के बाद कहा जाता है और किस जनश्रुति से ये शेर मैसूर वर्ड जो है वो लिया गया है इनके लिए। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे मराठों से लड़ाई जो अंग्रेजों की हुई, कंपनी की हुई, उसके बारे में। ठीक है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है। कन्फेडरेसी का मतलब होता है गठबंधन। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या बताया गया है आपको। मराठों से लड़ाई 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने वाले मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया और इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में चली गई थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत कन्फेडरेसी यानी गठबंधन के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। ठीक है, इस तरह से 3 एंगल मराठा युद्ध जो कहा जाता है, यही मराठा और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुए, जो कि कब कब हुए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला जो है 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। दूसरा एंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1803 से 5 में चला और तीसरा जो है 1817 से 19 में चला। ठीक है, सर्वोच्चता का दावा। ठीक है, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत से ही। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे, उनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू कर दी गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता जो है वो सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। ठीक है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर जो फिलहाल कर्नाटक में है, कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली में एक गरीब चौकीदार रायन्ना से यह प्रतिशोध जारी रखा। ठीक है, रायन्ना ने भी यह प्रतिशोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिशोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को अपनी चपेट में न ले। इसी डर के चलते अंग्रेज तब उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया।
1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया और इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों वो है विलय नीति। तो इस तरह का सर्वोच्चता का दावा करने के बाद जो नेक्स्ट विलय नीति है उसको हम पढ़ेंगे। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतें जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथों में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। ठीक है, आप यहाँ पे मैप के जरिए समझ सकते हैं कि 1797 में भारत किस तरह का था। यहाँ पे जो पीले कलर से जो दिया गया है वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत क्षेत्र है और वो क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे वो रेड कलर से दिया गया है। आप ए नंबर के मैप में देखिए तो ये एरिया कितना बड़ा है जो कि ब्रिटिश शासन के अधीन है, बहुत छोटा सा है। लेकिन जब आप 1840 के मैप में यही चीज देखते हैं तो ये इलाका काफी बढ़ गया था। ठीक है, और यही चीज अगर आप चित्र नंबर सी यानी मानचित्र सी में देखते हैं जो कि 1857 का मैप है, जब महान विद्रोह हुआ था उस समय तक कंपनी का शासन भारत में किस हद तक फैल गया था वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको आप बाद में देखकर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वापस से इसको पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर नए शासन की स्थापना। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ वर्ड मीनिंग को। काजी का मतलब क्या होता है? तो काजी का मतलब एक न्यायाधीश होता है। मुफ्ती का मतलब क्या होता है? तो मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है उसको मुफ्ती कहा जाता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। ठीक है, तो काजी जो न्यायाधीश और मुफ्ती जो है वो आज का वकील मान लीजिए। ठीक है, तो ये मुफ्ती था। महाभियोग किसको बोलते हैं? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है और इसे महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, हमने वर्ड मीनिंग्स को जान लिया। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग जो 1773 से 1785 तक थे, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरा बम्बई प्रेसिडेंसी। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय हैं। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई और इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालत
और दूसरी दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, ठीक है। और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन बी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई, ठीक है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। और 1775 में क्या हुआ था, 11 पंडितों को बुलाकर कानूनों का एक संकलन तैयार किया गया। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्टरेट सत्ता और संरक्षण का न्याय केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया, ठीक है। कंपनी की फौज क्या है वो देखिए। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित लोग थे, घुड़सवार थे मुगल फौज में, और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की एक बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उन्होंने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपोए कहते थे, यानी आर्मी कहते थे। जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, सिपोए, ठीक है, यानी आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मास्केट, ठीक है, जहां सिपाही जो है वो मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उन्हें पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने में लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा और अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इन कोशिशों में कभी कभी समस्याएं आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपना समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इसका निष्कर्ष यह है, चलिए हम निष्कर्ष भी देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में आई भाप
तकनीक के आने से, ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भारत भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ठीक है दोस्तों, अगर हम अन्यत्र में देखें तो दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार देख सकते हैं। डच व्यापारी 17वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। ठीक है, जैसे इंग्लैंड जो है भारत पहुंचा था, वैसे डच व्यापारी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। जल्दी ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचे जाने लगे। ठीक है, बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की 36,774 संख्या थी। ठीक है, 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाले नीलामी, केप एक जगह का नाम है, तो 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां नीलामी को आंखों देखा ब्यौरा जो है वो प्रस्तुत करता है और वह बोलता है, यहाँ पे देखिए, यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा, उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघला देने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए और असंवेदनशील थे। ठीक है, तो दास प्रथा में भी इस तरह असंवेदनशील होते थे लोग और इसे बाद में बंद कर दिया गया। अभी अगर आप देखें तो ये चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा हमने रीड कर लिया और मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको भी कंप्लीट हो गया होगा। तो दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।